अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी। और हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है, आपको पता है कि हम एक्सपेरिमेंटेशन पे बात कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन पे आज हम बात करेंगे और इसके बाद लास्ट में हमारे पास जो थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ है उसके ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम समराइज़ करें। हर तरह से जो इसका कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में होगा तो कोशिश कीजिएगा कि टू द पॉइंट क्वेश्चन करेंगे आप। और ये भी कोशिश आपने करनी है कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने एंड पे, एट द एंड ऑफ द लेक्चर, जब मैं आपको कहूँगा कि हाँ जी आप क्वेश्चन करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो दरमियान में जो है वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एंड पे क्वेश्चन कीजिएगा, तो देन होपफुली आपके क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो किए जाएँगे। ऑब्वियसली एक टीचर की यही होती है कि वो तमाम बच्चों के जो है क्वेश्चन को आंसर करे और किसी बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा ना हो कि क्लियर ना हो या कोई कॉन्सेप्ट रह जाए। तो इसी काम के लिए, इसी कोशिश के लिए हम जो है वो तमाम के तमाम यहाँ अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए तमाम बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने-अपने जो आपने campus.pk पे लॉगिन हुए हैं, आप जो है campus.pk पे लॉगिन हुए हैं, वहाँ से अपने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन आखिरी 5 मिनट के अंदर, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को, कोमल, अब्दुल, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है? उन्होंने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को। तो इसके साथ ही हम अपना टॉपिक भी स्टार्ट करते हैं जो आज का है। शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आपको बताते चलें कि जी शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो हैं वो आज इंशाल्लाह अपलोड हो गए हैं। आपके जो टीचर असिस्टेंट हैं उन्होंने अपनी आईडी पे या अपनी, आई थिंक उनकी जो है उसके ऊपर उन्होंने अपलोड किए हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ पे अवेलेबल हैं और वहाँ से आप उसे मतलब कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसे देखें और सब उसमें मतलब टेक पार्ट करें, ठीक है? तो लें जी, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन जो हम कर रहे थे, मलेरिया की स्टडी हम कर रहे थे, उसके हवाले से कुछ आपको तस्वीरें जो हैं वो भी, इमेजेस हैं वो भी दिखाना मकसूद हैं। हम इसके अंदर चलते हैं। ये देखिएगा ज़रा प्लाज़्मोडियम के हवाले से बेटा कि इसका जो प्लाज़्मोडियम जो है ना, ये साइड इन्फॉर्मेशन है थोड़ी-सी कि प्लाज़्मोडियम का लाइफ साइकिल जो है ना वो आधा ह्यूमन के अंदर होता है, आधा उसका हाफ लाइफ साइकिल जो है वो मॉस्किटो के अंदर होता है। यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज़ द प्लाज़्मोडियम, ठीक है जी? ये प्लाज़्मोडियम है। इसमें एक माइक्रो है और एक मैक्रो है। इन केस ऑफ मेल है और ये फीमेल है, ठीक है? और ये दोनों मिलके ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट से फिर वो पूरा एक वो बन जाता है जिसे आप कहते हैं कि सेल कंप्लीट, ठीक है जी? उसके बाद ये अगर मॉस्किटो ने बाइट किया है ह्यूमन बीइंग को, इंसान को अगर बाइट किया है, तो इससे उन्होंने क्या किया जी, सलाइवा अपना एंटर किया है और ब्लड उसमें से सक किया है ह्यूमन बीइंग के अंदर से। और इसके साथ ही वो सारा जो हमारा हमारे अंदर ऐड हो गया है उसका सलाइवा, उसके अंदर है प्लाज़्मोडियम, ठीक है जी? अब वो प्लाज़्मोडियम जो है वो आएगा डायरेक्ट हमारे ब्लड के अंदर, स्ट्रीम के अंदर ऐड होने के बाद डायरेक्ट वो कहाँ आता है जी, लिवर के अंदर, ठीक है? लिवर के अंदर आके वो डुप्लीकेट होता है, डबल होता है, उसकी अमाउंट इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ होने के बाद वो एरिथ्रोसाइट, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके अंदर एंटर हो जाता है लिवर में डुप्लीकेट होने के बाद। ये हम बात कर रहे हैं प्लाज्मोडियम की, ठीक है बेटा? ये प्लाज्मोडियम की हम बात कर रहे हैं। लिवर के अंदर एंटर होने के बाद वो ऐड हो जाता है आरबीसीज़ के अंदर। अब रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर होने के बाद उसमें वो इन्फेक्शन शुरू कर देता है और उसके अंदर डुप्लीकेशन फर्दर करता है और एट द एंड आप देख रहे हैं कि वो क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है और उसमें बहुत सारे प्लाज्मोडियम जो है वो नए निकल आते हैं, ठीक है? अब वो प्लाज्मोडियम जो है, जो नए बने हैं एक रेड ब्लड सेल से, इवन थाउजेंड्स ऑफ प्लाज्मोडियम जो बन जाते हैं। अब वो प्लाज्मोडियम जो नए बने हैं वो दूसरे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करेंगे और इस तरह हमारे ब्लड के अंदर ये डिजीज जो है वो चलती जाएगी, जिसकी वजह से एरिथ्रोसाइट, मतलब जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, तो उनके अंदर जो इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा और ये इन्फेक्शन फिर चलता जाता है। इवेंचुअली अगर बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का हो जाए, आपको पता है रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है जी, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल जो है उनका काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट अगर शॉर्टेज हो जाए या कोई इश्यू हो जाए, तो उसके अंदर फिर इवेंचुअली अगर आपकी बहुत सीवियर कंडीशन है तो डेथ हो जाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है कि ये मेल और फीमेल, ये मेल है
और नेक्स्ट ये नीचे फीमेल है, ये दोनों आपस में बनते हैं और ये मॉस्किटो सक कर लेता है। अगर कोई नॉर्मल मॉस्किटो आपको बाइट करता है जिसमें प्लाज्मोडियम नहीं है, तो वो ये प्लाज्मोडियम उसके अंदर एंटर हो जाता है। तो ये प्लाज्मोडियम एंटर होने के बाद फिर इसी तरह उसका जाइगोट बनता है और ये हाफ लाइफ साइकिल इसका मॉस्किटो के अंदर बन रहा है और मॉस्किटो से फिर हाफ लाइफ साइकिल जो है उसका ह्यूमन बीइंग के अंदर बन रहा है। तो इस तरह से करके ये प्लाज्मोडियम जो है वो अपनी वर्किंग कर रहा होता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक प्लाज्मोडियम के हवाले से छोटी सी चीज थी। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया, आपको मैंने समझा भी दिया, बात कर ली है। ठीक है, तो फर्दर हम आगे चलते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे एक्सपेरिमेंटेशन के एंड पे हमारे पास जो था वो क्यूलेक्स मॉस्किटो के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो उससे ये पता चला कि ये जो है एक मॉस्किटो इज अ वेक्टर, कंसीडर्ड एज अ वेक्टर। मॉस्किटो जो है मच्छर, ये बेसिकली ये दो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थे जिसमें एक तो ये था कि आपके पास वेक्टर कौन सा है, किस चीज से वो ट्रांसफर हो रहा है, और दूसरा ये था कि आपके पास जो है वो किस मेथड के थ्रू जो है वो अ, किस वजह से, किस रीजन से ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है बेटा, ये आपको टीचर असिस्टेंट जो है ना वो अपलोड कर देंगी, अगर नहीं किए तो कर देंगी। होपफुली उन्होंने कर दिए, उनकी आप जो टाइमलाइन वगैरह है जो भी है उसके ऊपर जाके आप चेक करें, होपफुली वो आपको वहां पे मिल जाएंगे, अगर नहीं है तो जल्दी ही वो आपको कर देंगे अपलोड। ठीक है, मैंने उन्हें सेंड किए हुए हैं, तो वो आपको आज ही इंशाल्लाह, अगर तो अभी हो जाएंगे, नहीं तो आपके लेक्चर के बाद। ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारे पास जो लास्ट में इसकी चीजें आ जाती हैं, इसी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लास्ट में हमारे पास आ जाता है जी थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। एक बात आप याद रखिएगा। तो एक बात आप याद रखिएगा कि बायोलॉजी के अंदर साइंटिफिक लॉ बहुत कम है। इवन के चंद एक गिनती के दो तीन लॉ हैं, एक हार्डी वेनबर्ग थ्योरम है, एक मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्योंकि बायोलॉजी के अंदर ना हम बहुत सारी स्टेजेस के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि इंसान जो है वो मतलब जो साइंटिस्ट हैं, इंग्लिश साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन जो है फादर ऑफ एवोल्यूशन उसे कहा जाता है, वो ये कहता है कि इंसान जो है वो बंदरों से बने। तो मैं कहता हूँ हो सकता है वो बंदरों की औलाद हो, हम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ठीक है। तो लेकिन ये है कि इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। इंसान किस तरह एक बैक्टीरिया के अंदर जो कोड हैं, जेनेटिक कोड्स हैं, वही इंसान के अंदर भी जेनेटिक कोड्स मौजूद हैं। उसमें और इसमें जो है डिफरेंस कोड के हवाले से तो कोई नहीं है। ये शो कर रहा है हायरार्की कि एक पेरेंट्स की एंसेस्टर टू पेरेंट्स इस तरह आगे चलता जाता है। ठीक है, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली कर नहीं सकते। थाउजेंड्स ऑफ ईयर इसके लिए रिक्वायर्ड हैं, मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर, तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसी तरह कहा जाता है कि डायनासोर जो है आज से हजारों साल पहले थे, वो इस तरह हुए, इस तरह हुए। ये जस्ट थ्योरीज है हमारे पास। इसको हम बायो की हद तक मतलब थ्योरीज ही पढ़ते हैं, इसे हम लॉ नहीं कह सकते। ये साइंटिफिक लॉ नहीं है कि जो डायनासोर थे, वो जो जुरासिक ईरा था, वो इस टाइम पीरियड के अंदर हुआ, ज्यादा थे जानदार, इस तरह से खत्म हो गए। ये जस्ट एक हमें जो छोटे छोटे एविडेंस मिलते हैं उनकी बेस पे है, बट एग्जैक्ट अभी तक कोई नहीं कह सकता कि उनके साथ किस तरह से हुआ था, किस वजह से वो खत्म हुए, क्या हुआ। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेटा आपका जो टेस्ट होगा ना नेक्स्ट मंडे, उसका आपको सिलेबस भी बता दिया जाएगा। ठीक है, वो आपका सिलेबस भी मेंशन कर दूंगा। ले जी। हमारे पास नेक्स्ट है साइंटिफिक थ्योरी। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट देखें, सपोज दैट मैंने एक्सपेरिमेंट किया यहाँ बैठ के पाकिस्तान के अंदर, कि आजकल आपको पता है एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। उसके अंदर ये है कि अगर आप के पास जो है ना पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टम चल रहा है कि एंटीबॉडीज से जो है ट्रीटमेंट शुरू करने की कोशिश की जा रही है कोरोना वायरस की। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे पेशेंट जो सेहतयाब हो चुके हैं, जिनकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुकी है और वो हेल्दी हैं। आपको पता है ये वायरल डिजीज है, कोरोना वायरस एक वायरस है और ये वायरल डिजीज है, और इस वायरस की वजह से ही डेथ होती है। अगर वायरस को आप खुद आपकी अपनी बॉडी किल नहीं कर सकती तो वो डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अब इस तरह के लोग जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके उस वायरस को खत्म कर दिया, अब उनके अंदर वो एंटीबॉडीज मौजूद हैं।
उनके ब्लड के अंदर वो एंटीबॉडीज मौजूद हैं, वो एंटीबॉडीज जो कोरोना वायरस को किल कर सकती हैं। तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और कुछ डॉक्टर्स ने जो बड़े हार्ड वर्क किया है, उन्होंने ये कंसीडर किया है कि इस तरह के पेशेंट जो रिकवर हो चुके हैं, उनको हम यूज़ करेंगे, उनका ब्लड लेंगे, उनमें से एंटीबॉडीज लेके तो हम जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके अंदर ट्रांसफर करेंगे सेम ब्लड ग्रुप की, ताकि उनमें इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू हो जाए। और होपफुली मतलब जहाँ तक ये मुझे लगता है कि ये कामयाब तजुर्बा रहेगा। ऑब्वियसली किया होगा लोगों के ऊपर इन्होंने साइंटिफिकली, क्योंकि ये एक आलमी वबा है और बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है, तो इसलिए अल्लाह की पनाह भी माँगनी चाहिए, आप सबको दुआ भी करनी चाहिए, ठीक है? तो बेटा आप लोगों की अपनी डिस्कशन चल रही है फ़िलहाल तो, इसलिए मैं उसे रीड नहीं कर रहा फ़िलवक़्त, लेकिन एंड पे जब मैं आपको बता दूँगा कि ये आपका टाइम है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आपका टाइम है क्वेश्चंस का, तो तब आप क्वेश्चन कीजिएगा, तब फिर आप अपनी बातें ना कीजिएगा, ताकि आपके क्वेश्चन जो हैं तमाम बच्चों के वो लिए जा सकें, ठीक है जी? इसके बाद हमारे पास ये मैंने आपको बात बताई थ्योरीज़ की। अब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने ये कहा कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज़ ऑफ मलेरिया। मेरी तरफ से ये 100% श्योर है कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज़ ऑफ मलेरिया। अब दुनिया भर के साइंटिस्ट, इटली के, अमेरिका के, चाइना के, डिफरेंट और कंट्रीज़ के, वो साइंटिस्ट मेरे मेरे काम को गलत साबित करने की कोशिश शुरू कर देंगे। वो कैसे करेंगे जी? वो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके ऊपर। वो किस तरह जी? वो एक्सपेरिमेंट ये करेंगे कि जो मैंने काम किया है ना, उस काम को वो कोशिश करेंगे अप्रूव करें या डिसअप्रूव करें। अगर तो वो प्रूव हो जाता है, तो देन आई एम सक्सेसफुल। इन केस अगर प्रूव नहीं होता, तो देन मेरी थ्योरी जो है वो गलत साबित हो गई। इन केस ऑफ बहुत सारे साइंटिस्ट, क्योंकि कोई भी किसी को ना आगे बढ़ता नहीं देख सकता, दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, बाकी दुनिया के अंदर भी, कि जो भी ऑथेंटिफिकेशन है, अगर कोई लॉ बनने जा रहा है साइंटिफिक, तो उसकी कोई बेसिस होनी चाहिए, ठीक है जी? तो इस उसके लिए फिर उनके पास जो है वो यही काम होता है कि वो किसी को डिसअप्रूव करें, अपने आप को प्रूव करें, ठीक है? तो इसके लिए फिर वो वर्किंग कर रहे होते हैं उसके ऊपर, ठीक है? तो इस वर्किंग के दौरान अगर तो वो जो थ्योरी आगे से सर्वाइव, जो पीछे से सर्वाइव करती आ रही है, एक हाइपोथेसिस थी ना बेसिकली, अब वो हाइपोथेसिस अगर सर्वाइव करती आ रही है आगे से आगे, और वो सर्वाइव करते ही करते कहाँ तक पहुँच गई जी, एक थ्योरी बन गई है। और अब वो थ्योरी फर्दर टेस्टेड होगी, फर्दर टेस्टेड होगी, फर्दर टेस्टेड होगी। अगर एक थ्योरी काफ़ी दफ़ा टेस्टेड हो जाए, बहुत दफ़ा टेस्टेड हो जाए, देन दिस थ्योरी इज़ कंसीडर्ड एज़ साइंटिफिक लॉ। तब वो थ्योरी, उसे कहा जाता है कि ये साइंटिफिक लॉ बन चुकी है। ठीक है जी? तो ये हमारे पास बेसिक होता है जी। उसे हम तब कहते हैं कि ये साइंटिफिक लॉ बन गया है, और साइंटिफिक लॉ जो है वो बहुत कम है बायो के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया कि साइंटिफिक लॉ बायो के अंदर जो है वो 2-3 है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है? ये 2 लॉ जो हैं, ये 10th क्लास के अंदर आप इनहेरिटेंस के ये पढ़ेंगे, और इसके अलावा एक हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम, वो एफएससी के अंदर कहीं शायद आप पढ़ेंगे, ठीक है? या आगे फर्दर क्लासेस के अंदर, ठीक है जी? बेटा ये हमारे पास थ्योरी एंड लॉ था, साइंटिफिक लॉ। ये देखिएगा आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, थ्योरी और लॉ के अंदर क्या एक्सप्लेन व्हाई नेचुरल फिनोमेना अकर, कि कोई भी नेचुरल कुदरती अमल जो है वो किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल अगर फीवर हो रहा है इन केस ऑफ मलेरिया, तो वो किस तरह से हो रहा है, ठीक है? तो साइंटिफिक लॉ जो है वो समराइज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट नेचुरल फिनोमेना, किसी भी कुदरती काम को जो उसका नेचुरल फिनोमेना है, उसका सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो शो करता है बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। थ्योरी जो है वो हाइपोथेसिस के ऊपर बेस करते हैं, कैन बी यूज्ड टू मेक प्रेडिक्शन, कैन बी रिवाइज्ड। थ्योरी के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि हम उसे गलत साबित कर सकते हैं, हम उसे डिसअप्रूव कर सकते हैं। किसी भी साइंटिफिक थ्योरी को हम डिसअप्रूव कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। किसी भी थ्योरी को हम डिसअप्रूव कर सकते होते हैं। ये एक थ्योरी की एबिलिटी है, ठीक है? फर्दर ये है कि जो साइंटिफिक लॉ होता है, उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी? साइंटिफिक लॉ को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिवर्सल, वो यूनिवर्सल होते हैं, उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास थ्योरी और लॉ थी, जो मैंने आपको बता दिया। लॉ या प्रिंसिपल भी उसे कहा जाता है।
ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। बेसिकली ये स्टेप बेटा थ्योरी का आपको दोबारा से बता दे, कुछ बच्चों ने कहा है थ्योरी दोबारा बता दे। थ्योरी का आपको दोबारा से बता देते हैं कि थ्योरी क्या होती है। साइंटिफिक थ्योरी जो है इसके अंदर आपके पास बेटा जी कोई भी जो हाइपोथेसिस जो फर्दर सरवाइव कर जाती है, जो आगे से आगे मूव कर जाती है, वो हाइपोथेसिस कहलाती है थ्योरी। ठीक है, मतलब बेसिकली आपके पास एक हाइपोथेसिस होती है, उससे आप डिडक्शन बनाते हैं और वो डिडक्शन फिर आगे सरवाइव करती 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 एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू एक थ्योरी बन जाती है। अगर तो वो डिडक्शन ठीक है तो फिर तो वो थ्योरी बनेगी। एक्सपेरिमेंट ने उसे प्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है। ठीक है जी, तो अगर प्रूव हो गया तो वो क्या बन जाएगी, वो थ्योरी बन जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास साइंटिफिक लॉ आ जाता है। तो वो साइंटिफिक लॉ जो है वो क्या करता है जी, अगर कोई थ्योरी फर्दर सरवाइव करे, फर्दर टेस्टेशन के दौरान अप्रूव हो जाए, तो देन इट इज कंसीडर्ड एज अ साइंटिफिक लॉ। तब उसे साइंटिफिक लॉ जो है वो उसे कंसीडर किया जाता है। ठीक है जी बेटा, बस ये इमेज आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है, जस्ट आप देख लें थोड़ा सा इसे। थ्योरी और लॉ के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि एक्सप्लेन थ्योरी जो है एक्सप्लेन व्हाई नेचुरल फिनोमेना अकर, ये लिखा हुआ है। जबकि लॉ के अंदर क्या है, समराइज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस अबाउट नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना का जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसे जो है वो प्रूव करने के लिए साइंटिफिक लॉ है। ठीक है जी, तो इसके बाद हम फर्दर हमारे पास आगे जो है वो है जी डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। ठीक है जी, हमारे पास डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस है, उसे हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या हमारे पास होता है। डाटा ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, अ प्रोसेस organizing collected factual material commonly accepted in the scientific community as a necessary to validate research figures findings etc। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास जब कोई डाटा आता है ना तब आप उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ये कोई थ्योरी इतना आसान काम नहीं है, किसी भी थ्योरी को बनने लगे साल हर साल लग जाते हैं। असल में ये है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर मैंने वर्किंग की, मैंने वर्क करके एक रिजल्ट निकाल लिया। मैंने कहा मेरे नजदीक तो मेरी बात बिल्कुल ठीक है, हर बंदे की अपनी बात ठीक होती है उसके अकॉर्डिंग। चाइना के अंदर कुछ और साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी यही काम किया, उनका रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट था। उन्होंने कहा हमारे नजदीक ये ठीक है। अब ये डाटा इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, एक और साइंटिस्ट है, उसने भी ये काम किया, उसका रिजल्ट मुझसे मैच कर गया, किसी का उससे कर गया, किसी का थोड़ा डिफरेंट आ गया। तो हर एक साइंटिस्ट ने अपना अपना वर्किंग की, नतीजा एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वो जो थोड़ा सा डिफरेंस है ना, वो अब आगे कॉन्फ्लिक्ट बनता है, जाके डिफरेंस उसी के अंदर आता है। तो उसके बाद फिर अगर उनमें से एक जो है वो फर्दर अप्रूव हो जाए, वो कहेगा नहीं भाई ये दो तीन आइडिया जो है ये ज्यादा करीब करीब हैं इस सिचुएशन के, तो आप इनके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तो उनके ऊपर फर्दर वर्किंग होगी, तो उस वर्किंग के नतीजे में क्या होगा जी, या तो वो अप्रूव हो जाएगा, और वो अप्रूव होने के बाद मतलब तीन अगर आइडियाज आपके पास फर्दर आते हैं, तीन में से एक दो अप्रूव हो जाते हैं। वो दो अप्रूव होने के बाद फिर फर्दर उन दो का आपस में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, उनमें से एक अप्रूव हो जाएगा। वो जो इतने सारे आइडियाज थे उनमें से एक अप्रूव हुआ, हालांकि सारे रिजल्ट ठीक थे, लेकिन हमने मोस्ट रेलिवेंट, जिस तरह आपका घर अगर लाहौर में, एमसीक्यू किस तरह के आते हैं कि एक स्टेटमेंट आती है योर हाउस इन लाहौर, योर हाउस इन पाकिस्तान, तो ये करेक्ट है, गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। योर हाउस इन लाहौर, दिस स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट देन दैट ऑफ प्रीवियस वन। और थर्ड स्टेटमेंट आती है योर हाउस इन अलामा इकबाल टाउन, ये इससे भी ज्यादा एक्यूरेट है, योर हाउस इन 481 अलामा इकबाल टाउन एटसेट्रा। तो ये स्टेटमेंट आखिरी वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा करीब तरीन है। ठीक है, तो इसलिए वो जितनी भी आपके आइडियाज थे वो सारे ही रिजल्ट करीब करीब थे, लेकिन उन उन सब के अंदर से एक आइडिया जो है वो ज्यादा साइंटिफिकली अप्रूव होगा, उसे हम कंसीडर करेंगे दिस इज द थ्योरी, ये साइंटिफिक थ्योरी है। अब जो सबका हमने डाटा कलेक्ट किया है उसे हम कहते हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली थ्योरी के दरमियान का स्टेप है, साइंटिफिक लॉ जो है वो तो आखिरी स्टेप है, लास्ट स्टेप है, उसके अंदर हम कंसिडर नहीं कर सकते कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर आता है। तो डाटा ऑर्गेनाइज हमने वहां पे कर लिया। ठीक है, तो डाटा ऑर्गेनाइज करने के बाद हमारे पास जो है जो साइंटिफिक मेथड हम यूज कर रहे हैं उसके डाटा ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज करने के बाद
हम फिर उसको पब्लिश करते हैं, उसे हम पब्लिश करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना, एक दूसरे के साथ मैच करना, वेरीफाई करना कि कौन सी बात ठीक है, कौन सी बात ठीक नहीं है। जो बात ठीक है उसके साथ देते हैं, जो बात ठीक नहीं है उससे डिसएग्री करते हैं। तो इस तरह करके आपका ये सिस्टम आगे चलता जाता है, तो इवन एक साइंटिफिक लॉ बन जाता है। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारे पास आज का बेटा डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपकी बुक एक्सरसाइज में भी होगा होपफुली, और आपको जो है वो वैसे भी जो नोट्स हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास साइंटिफिक लॉ और वो चीज थी। इसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उसे भी देखिएगा। मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको, तो ये आप देख सकते हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं या इसे फर्दर जो है वो बड़ा किया जाए, मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, हाइपोथेसिस इज अ लिमिटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ फेनोमेना, अ साइंटिफिक थ्योरी इज एन इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं, इसे आप देखिएगा। तो फर्दर मोर इसे आगे भी हम चलते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है जी बुक एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं। इन्हें हम देखते हैं कि बुक एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास एक टॉपिक छोटा सा हमारा रह गया है, उसे हम देखते हैं। उसके अंदर है जी डाटा एनालिसिस के अंदर रेशियो प्रोपोर्शन का बात आई है। देखें, आपने जब सुनना है आपको पता चल जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन में क्या है। बेसिकली अगर कंसीडर ये किया जाए, पाकिस्तान के अंदर 100 में से एक पर्सन को कोरोना है, 100 में से एक को है। मैं सपोज कर रहा हूं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अभी तक तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर 100 में से एक पर्सन को है तो ऑब्वियसली 200 में से 2 पर्सन को होगा, 1000 में से 10 पर्सन को होगा, 10,000, इसी तरह हम आगे आगे। अगर हमने कैलकुलेट किया कि लिमिटेड अमाउंट को, उसे अप्लाई कर दिया पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, जिस तरह आपने सुना होगा खबरों में, न्यूज में, कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अब जो आपके सदर हैं वहां के यूएसए के, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उन्होंने कहा है कि तकरीबन 2 मिलियन तकरीबन 2 मिलियन पीपल्स की अगर डेथ हो सकती है इस डिजीज से अमेरिका के अंदर। कहते हैं अगर हम तब भी कंट्रोल कर लें इसे तो बड़ी बात होगी। ये उन्होंने कैसे कह दिया? ये डाटा एनालिसिस है बेसिकली। उन्होंने कहा कि पर डे इतने ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, इतने की डेथ हो रही है, इस हिसाब से रेशो अगर बढ़ती जाए तो ये हम 3 महीने बाद इस रेशो पे पहुंच जाएंगे, 4 महीने बाद इस रेशो पे पहुंच जाएंगे। ये डाटा एनालिसिस किया उन्होंने। उन्होंने कहा ये 1 साल बाद हमारी ये सिचुएशन होगी, अगर हम इसको इस हद तक लिमिट कर लेते हैं तो हमारी बड़ी अचीवमेंट होगी। ये मतलब उनके कहने की बात थी, तो वो बेसिकली डाटा एनालिसिस था। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास चीज थी। तो इसके बाद फर्दर दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन आपके पास, हाउ डज अ थ्योरी बिकम अ लॉ, कि एक थ्योरी जो है वो साइंटिफिक लॉ जो है वो किस तरह से बनती है। बेटा ये आपको नजर आ रहा है क्लियर? आपको मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो ये भी मैं आपकी मैम को जो है वो पोस्ट कर दूंगा, वो आपको फर्दर ये पोस्ट कर देगी आपकी टाइमलाइन वगैरह पे। मुझे बता दें ये आपको नजर आ रहा है या इसमें भी इशू है कोई। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। बेटा बुक आपके पास होनी चाहिए। आज बुक एक्सरसाइज को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इस चैप्टर को आज कंप्लीट करते हैं, कल से इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे। मैथमेटिक्स, ये छोटा सा एक पोर्शन है, मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। मैथमेटिक्स में हम रेशियो प्रोपोर्शन, 100 में से एक तो 1000 में से कितने, या 10,000 या 2 लाख में से कितने होंगे, मतलब हमने इस रेशो को उसके ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है जी, एज अ नोट्स आपको ये भेज दिए जाएं। ठीक है, आपको एज अ नोट्स भेज दीजिए, मैंने वैसे कोशिश की है। ओके ओके जी, ठीक है, अगर आपको ये ब्लर नजर आ रहा है तो मैं आपको जो है ना वो नोट्स वगैरह से बता दूंगा। ये बेटा आपके पास लिंक आ गया है, आप वहां से जो है वो कॉपी कर सकते हैं अपनी पहले वाले नोट्स। फर्दर मेरे ख्याल वही कर लें तो वो काफी हैं। इसमें आपको जरूरत नहीं है ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, क्योंकि तकरीबन तमाम के तमाम क्वेश्चन वहां से जो हैं वो ही हैं। ठीक है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से याद करने हैं।
जो स्टडी ऑफ मलेरिया है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। नोट्स का बेटा लिंक आ गया है आपकी ये चैट के अंदर ही, 2 बच्चों ने सेंड किया है, उस लिंक पे आप जाएँ तो आपको जो है वो सारा मिल जाएगा मटेरियल जो भी है इसका, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है जी आपके पास डाटा एनालिसिस मैथमेटिक्स। तो बेसिकली हम जब डाटा एनालिसिस कर रहे हैं और उसके अंदर हम रेशियो प्रोपोर्शन यूज करते हैं, तो बेसिकली हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स यूज कर रहे होते हैं। हमने मैथ्स के अंदर वाले फॉर्मूले जो हैं वो यूज करने होते हैं कि किस तरह से करके हमने इसे यूज करना है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी इसकी हमारे पास आ जाती है जी नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं। इन एमसीक्यूज को हम देखते हैं कि एमसीक्यूज के अंदर हमारे पास कौन-कौन सी चीजें हैं और उसके आंसर विद रीजन, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, साथ-साथ उसे देखिएगा जी, मार्क कर लेंगे। अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 29 आप निकाल लीजिएगा तमाम बच्चे। पेज नंबर 29 एमसीक्यूज। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड? बायोलॉजिकल मेथड में करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है जी? ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, लॉ, थ्योरी। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन मतलब वो आइडेंटिफिकेशन होती है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन है, फिर हाइपोथेसिस है, फिर डिडक्शन है, एक्सपेरिमेंटेशन है। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट, तो आप सी ऑप्शन को करेक्ट लिखेंगे। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट फॉर फर्स्ट एमसीक्यूज। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस? कि हाइपोथेसिस के कैरेक्टर्स कौन से हैं? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस, मस्ट बी करेक्ट, जरूरी नहीं है कि वो सही हो। हाइपोथेसिस जो है वो गलत भी हो सकती है। एक साइंटिफिक लॉ बनने के लिए कोई बीसों हाइपोथेसिस बनती हैं, उनमें से एक सर्वाइव करती है, बाकी सारी तो गलत होती है ना। एक हाइपोथेसिस के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि उसे हम गलत साबित कर सकते हैं। दैट इट मीन दैट द सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एट विच पॉइंट इज अ बायोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली टू यूज रीजनिंग? हम किस में रीजनिंग यूज करते हैं? इफ एंड देन की हमने बात की थी डिडक्शन में, तो रीजनिंग हम वहीं पे यूज करते हैं। तो डिडक्शन ड्यूरिंग सॉरी इधर हमारे पास आता है ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन डिडक्शन का ही वो पार्ट होता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा जी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल टू बी साइंटिफिकली वैलिड। बीइंग टेस्टेबल मीन that some observation could prove the hypothesis incorrect। कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो some observation could prove the hypothesis incorrect। कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो ये प्रूव कर सकती हैं कि हाइपोथेसिस इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, what would be a best experimental design for the testing of hypothesis that bean plant requires sodium? कौन सी हाइपोथेसिस जो है वो बेहतर हो सकती है कि अगर हमने टेस्ट करना है कि बीन प्लांट रिक्वायर, बीन दाने जो हैं, दालें वगैरह जो हैं, उनका जो है वो सोडियम रिक्वायर करते हैं। ग्रो बीन प्लांट विद एंड विदाउट सोडियम। जिस भी चीज को आपने एक्सपेरिमेंट करना है उसको सोडियम के साथ ग्रो करवाया, सोडियम के बगैर ग्रो करवाया, पता चल जाएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सिंपल सी बात है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है, a gardener sees a large snake nearby. He knows that generally snakes sting, so the gardener run away. The gardener did which of the following? यूज्ड ऑब्जर्वेशन। इसमें आपके पास बी ऑप्शन आएगा कि गार्डनर ने ऑब्जर्वेशन यूज की, उसने एक स्नेक को देखा और उसने अपना पुराना डाटा जो है वो रिमाइंड किया। उसकी ऑब्जर्वेशन है कि स्नेक जो है वो बाइट करता है, काटता है, तो इसलिए उसने फौरन से वहां से जूते छोड़ के दौड़ लगा दी है। तो उसकी रीजन यही है कि उसने अपनी ऑब्जर्वेशन को यूज किया है, ठीक है। साइंटिफिक थ्योरी क्वेश्चन नंबर 7 है जी। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है जी 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपके पास साइंटिफिक थ्योरी हैज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज? साइंटिफिक थ्योरी की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? इट एग्री विद अवेलेबल एविडेंस। साइंटिफिक थ्योरी जो है वो अवेलेबल एविडेंस के साथ एग्री होती है, लेकिन इसके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि हम उसे गलत साबित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, एक्सपेरिमेंटेशन इज ओनली द स्टेप of the scientific process, but it is a very important because it always give a biologist to correct result। हम बेसिकली एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास होता है ना, उस पे आगे सिरात मुस्तकीम पे हो जाते हैं या गलत रास्ते पे। मतलब अगर गलत रास्ता हमने चूज किया तो हम वापस पीछे चले जाएंगे, अगर सही है तो हम आगे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो ये ये हमारे पास एक साइंटिफिक मेथड का
गिव द बायोलॉजिस्ट अ करेक्ट रिजल्ट। ए ऑप्शन आपके पास आएगा जी क्वेश्चन नंबर 8 का। बेटा आप लोग पहले ही बताए जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को आता होगा। गिव अ बायोलॉजिस्ट करेक्ट रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, बहुत लंबी स्टेटमेंट है। इसका जस्ट मैं आपको ऑप्शन, ये आपको बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा क्योंकि इतनी लंबी स्टेटमेंट के लिए आपके पास जगह नहीं होती बोर्ड के पेपर में, इसलिए आप इसका सी ऑप्शन टिक करें। दे शुड नॉट टेक टी बिफोर स्टडी। पढ़ने से पहले आपको चाय का इस्तेमाल। जी बेटा, अब आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है, 3-4 मिनट है हमारे पास, आप अपने क्वेश्चन जो है मुझसे कर सकते हैं। ओनली क्वेश्चन अबाउट दिस चैप्टर वो आपने मुझसे डिस्कस करने हैं। बेटा एमसीक्यूज आप वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ नहीं आया या कोई ऐसी चीज जो रह गई है, वो आप मुझे बताइएगा, उसे हम देखेंगे। कोई इस तरह की चीज जो आपकी रह गई हुई है। ले जी, बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं। सर लॉ और थ्योरी का डिफरेंस बता दें। बेटा साइंटिफिक थ्योरी जो है इसे गलत साबित किया जा सकता है, इसके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि उसे गलत कर सकते हैं, बट द साइंटिफिक लॉ जो है वो गलत साबित नहीं हो सकता। दिस दिस इज अ मेजर डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद है जी, कैन यू टेल अबाउट थ्योरी एंड लॉ अगेन प्लीज। बेटा ये मैंने आपको बता दिया है कि हम लोगों को सारे क्वेश्चन का आंसर आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। बेटा अच्छी बात है। अभी तो मैंने आपको बताया कि ये कौन बच्चा था जिसने बहुत लंबी सारी, महानूर, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके अच्छे फीडबैक का। लेकिन ये है कि हमारी तो यही कोशिश होती है बच्चे समझ जाएं। अभी भी हमारी जो है वो कंसंट्रेशन डिफरेंट जगहों पे होती है, आप लोगों को भी देखना होता है, फिर आपके जो हैं क्वेश्चन भी। डाटा एनालिसिस भी बता देते बेटे। डाटा एनालिसिस ये होता है, जिस तरह देखें सिंपल ये है कि आपने अगर 100 में से 1% को डेंगू वायरस है, मतलब पॉसिबिलिटी है ना। 200 में से 2 को होगा, 300 में से 3 को होगा, 1000 में से 10 को होगा, 10,000 में 100 को होगा। अब हमने एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन से हम ज्यादा पॉपुलेशन का अंदाजा लगा सकते हैं डाटा एनालिसिस के अंदर। इसके अंदर हम मैथमेटिक्स के फार्मूलाज यूज करते हैं, जिसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब एक 100 के अंदर अगर एक है या दो हैं तो 10 लाख में कितने होंगे, मतलब रेशो प्रोपोर्शन, इसका इतने परसेंट और उसका इतने परसेंट होगा। इस मेथड के जरिए हम ये फॉलो कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद डाटा ऑर्गेनाइजेशन। बेटा डाटा ऑर्गेनाइजेशन होता है कि तमाम साइंटिस्ट जो वर्क कर रहे हैं एक प्रॉब्लम के ऊपर, उन सब का डाटा लेके, जैसे आप थीसिस कहते हैं बेसिकली, ठीक है, तो वो डाटा ऑर्गेनाइज हम कर रहे होते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट का एक ही काम के ऊपर डाटा लेके इकट्ठा करना, ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, डाटा ऑर्गेनाइज। उसको फिर पब्लिश किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हर साइंटिस्ट ने, ये फलां मुल्क का साइंटिस्ट था, इसने ये काम किया, इसके ऊपर इसने ये काम किया, इसने ये काम किया। उसके बाद फिर फर्दर उसके ऊपर वर्किंग होती है, फिर वो साइंटिफिक लॉ बनना शुरू हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। एमसीक्यूज बेटा आप रिपीट वीडियो देख लीजिएगा। सर व्हाट इज प्रोपोर्शन। बेटा रेशियो प्रोपोर्शन होता है कि 100 में से 1000 में से 1% हो गया ना। 100 में से 1 तो इसका मतलब 1% होगा। 1000 का 1% कितना बनता है, 100 बनता है। 2000 का 1% कितना बना जी, 200 बना। ये हम रेशियो प्रोपोर्शन कहते हैं इसको, मतलब हिस्सा, इसे आप सिंपल कह सकते हैं। व्हाट इज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बेटा हम एग्जैक्ट मेजरमेंट देते हैं, एग्जैक्ट फिगर के नंबर ऑफ कितने इसके अंदर प्लाज्मोडियम आ जाए किसी पर्सन के अंदर, कितने हो जाए तो डिजीज होती है। उससे पहले डिजीज नहीं होती, उससे पहले इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कंसिडर कीजिए। तो ये है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। सर नोट्स का लिंक बेटा वो आपको इसके अंदर ही है, चैट के अंदर, आप वो देख लीजिएगा, टीचर असिस्टेंट से बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगे। स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर दें। बेटा स्टैट जो है ना, इसे भी बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर भी हम डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन इस तरह के, जिसे हम कहते हैं बायोमेट्री। एक और ब्रांच होती है, आपने पीछे पढ़ा होगा बायोमेट्री। तो बायोमेट्री के अंदर भी हम यही यूज करते हैं। डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा एनालिसिस हो गया है जी। आई एम ए न्यू, वेलकम। नाम है तैयबा, वेलकम टू कैंपस डॉट पीके। बेटा हाँ जी, कुछ सीरीज अभी थ्योरी है, उन्हें हम प्रूव नहीं कर सकते। बात ये है कि हम उसे लॉ किस तरह बनाएंगे। अब हम हजारों साल पीछे तो नहीं जा सकते कि डायनासोर को फिर ले आए और पता चले कि किस तरह वो उनकी डेथ हुई थी या क्या हुआ था, हम नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हमारे एंसेस्टर कौन थे, हम जस्ट डीएनए का टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं ला सकते कि हमारे एंसेस्टर कौन थे, ठीक है जी। तो
इसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बेटा ये तो पिछले चैप्टर का है शायद, लेकिन इसे फिर रिपीट कर देते हैं दोबारा। थ्योरी का बता दिया, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बता दिया, फीडबैक, फीडबैक कैसे सबमिट करते हैं बेटा ये आपको टीचर असिस्टेंट बता देंगी। थ्योरी एंड लॉ, ले जी बेटा आपका ये तकरीबन क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के हो गए हैं, तो कुछ बच्चों के क्वेश्चन स्टिल अभी मतलब तकरीबन वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, थ्योरी लॉ और वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा जी, आज के लेक्चर का टाइम थोड़ा सा ऊपर भी हो गया है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बेटा होता है कि हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम और डीएनए की मदद से उसे सॉल्व कर रहे होते हैं कि डीएनए की चेन किस तरह बनती है और उससे नेक्स्ट किस तरह बनेगी, नेक्स्ट किस तरह बनेगी, ये सारा सिस्टम हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता है। आपके सिलेबस में इतना वो नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद तकरीबन वही एक क्वेश्चन बच्चों के रिपीट हैं। तो जी तो ठीक है बेटा, आज का लेक्चर का टाइम खत्म हुआ, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।